साथियों नमस्कार, मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि टॉपिक आज आपको दिख ही रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ISBN को लेके है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सारी एग्जामों में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ISBN नंबर को लेके है और इसके साथ साथ हम लोग इसके सबसे पहले थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे और थ्योरी के बारे में चर्चा करने के साथ साथ फिर हम इसके ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे कि किस तरीके से विगत वर्षों में प्रश्न इस टॉपिक से आए थे। तो आज हम उस चर्चा करने वाले हैं ISBN को लेके। ISBN के साथ साथ हम एक टॉपिक और साथ में जोड़ के चलेंगे जिसका नाम है ISSN, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इसी के साथ साथ हम एक टॉपिक और जोड़ के चलेंगे इसी में, ISSN। तो ये दो टॉपिक हैं, इन दो टॉपिकों की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पूरा थ्योरी देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जो है हल करेंगे और इसी क्लास में करेंगे। ज्यादा बड़ी कोई क्लास नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, दोनों बात समान है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। पहले इस टॉपिक को एक बार आपको मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद में जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तब आप लोगों को खुद पे खुद जो आंसर है आने लग जाएंगे और आप खुद भी उनका आंसर जो है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा कभी तो तब भी आप लोग उसके आंसर देने लग जाओगे। तो आप चाहे किसी भी लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की कर रहे हो, कोई भी NBS किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो सारी भर्तियों में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि ये जो टॉपिक है ISBN, सबसे पहले तो ये टॉपिक जो है ISBN, तो ISBN होता क्या है। देखो, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या काम आता है ये लाइब्रेरी साइंस फील्ड में, क्या काम आता है ये पुस्तकों के। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है हमको पहले होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है ISBN, इसका नाम है। ISBN क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। सबसे पहले आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक बुक नंबर होता है। अब इसकी पूरी डिटेल जो है हम वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे। देखो, ISBN जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो सबसे पहली इसकी जो विशेषता है ना, वो विशेषता है कि ये जो है पुस्तक को, किसको, पुस्तक को एक पहचान दिलाने का काम करती है। क्या, पुस्तक को पहचान दिलाने का काम, पहचान दिलाने का काम, ठीक है ना। तो पुस्तक को यदि पहचान मिलती है, जैसे कि आप लोगों को एक आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का नंबर आपके पास होता है, तो हर किसी का आधार कार्ड अलग होता है, सबके आधार कार्ड का नंबर जो होता है वो अलग होता है। सेम उसी बेस पर हमारे पास जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों का, चाहे आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिएगा, आप किसी ऑथेंटिक किताब को जब उठा के देखते हो तो उसके पीछे एक ISBN नंबर लिखा होता है। तो कहने का मतलब, जैसे किसी व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर होता है, उसी बेस पर एक किताब का ISBN नंबर होता है। कहने का मतलब कि पुस्तक को इसकी क्या होती है, पुस्तक को इसकी पहचान दी जाती है इस ISBN नंबर के साथ में। क्लियर है। तो ये बात हो गई कि भाई पुस्तक को पहचान तो दे दी गई, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ISBN की जरूरत हम लोगों को पड़ी, कहां से ISBN की शुरुआत की गई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ISBN की जो शुरुआत है, अगर हम सबसे पहले चर्चा करें कि सबसे पहले ISBN की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो ISBN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और एक पुस्तक को दी जाने वाली क्या है, ये पुस्तक को दी जाने वाली पहचान संख्या, पुस्तक को दी जाने वाली पहचान संख्या, पहचान संख्या। अब आप लोगों को आज जब ये ISBN का टॉपिक आप लोग कर लोगे ना, इसके बाद में ISBN कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम पहले तो थ्योरी कर लेंगे और उसके बाद में कुछ भी अगर बचा हुआ रहेगा वो ऑब्जेक्टिव से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरी देखना, अच्छे से देखना,
आप लोगों को इस टॉपिक का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे और अपडेट जो चीजें हुई हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा, याद रखना। अब बात करते हैं आईएसबीएन की हिस्ट्री की। तो 1966 की बात है दोस्तों। 1966 में जो आईएसबीएन है ना, सबसे पहले 9 अंकों का हुआ करता था। ये बात किसकी हो रही है? 1966 की। तो 9 अंकों का हुआ करता था और ये किसके द्वारा? ये हुआ करता था गॉर्डन फास्टर के द्वारा। ये दिया था किसने? गॉर्डन फास्टर के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये जो है इन्होंने 9 अंकों का दिया था 1966 में। फिर बात आ जाती है 1992 की। 1992 में ये 9 अंकों से कितने अंकों का हो गया था? 10 अंकों का हो गया। कौन? आईएसबीएन 10 अंकों का। 1992 में ये कितने अंकों का हो गया? 10 अंकों का ये आईएसबीएन कर दिया गया और 10 अंकों के साथ साथ इसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में इसको बांटा गया था 1992 में। अगला जो है इसी को आज जो है, आज की डेट प्रेजेंट में अगर अपन बात करें ना, तो प्रेजेंट में इस आईएसबीएन को कितने अंकों का कर दिया गया है? 13 अंकों का कर दिया गया है। कितने अंकों का? 13 अंकों का कर दिया गया है। अब देखो 13 अंकों का करने से पहले मैं बात करता हूं आपसे 1970 की। और 1970 में इसको आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको आईएसओ की पहचान दिलाई। और पहचान दिलाने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे उनका नाम था डेविड व्हिटेकर। क्या नाम हुआ करता था? डेविड व्हिटेकर के द्वारा। एक बार फिर से सुनिए, आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर था। सबसे पहले ये एसबीएन के नाम से हुआ करता था। जब ये शुरू में 1966 में जब आया था तब ये एसबीएन के नाम से हुआ करता था। और एसबीएन नाम से होने के साथ साथ ये 9 अंकों का हुआ करता था। फिर उसके बाद में 1970 में जाके आईएसओ के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? आईएसबीएन कर दिया गया। इंटरनेशनल शब्द इसमें जोड़ दिया गया और जोड़ने वाले कौन थे? डेविड व्हिटेकर थे। और डेविड व्हिटेकर के द्वारा इसको इंटरनेशनल पहचान दिलाई गई। इसीलिए डेविड व्हिटेकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आईएसबीएन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आईएसबीएन इसको कहा जाता है। बात करते हैं आईएसबीएन की इसी हिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब ये आईएसबीएन कितने अंकों का हुआ करता था। ये आईएसबीएन जब कितने अंकों का हुआ करता था? 10 अंकों का हुआ करता था। लेकिन 13 अंकों का कर दिया। ये 13 अंकों का कर दिया कब? 2007 में। 1 जनवरी 2007 की बात थी और 1 जनवरी 2007 को इसको कितने अंकों का कर दिया? 13 अंकों का कर दिया गया। किसको? आईएसबीएन को। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि आईएसबीएन जो है 10 अंकों का कब तक था? अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए ना, आंसर सीधा सीधा दे देना दिसंबर 2006 तक। दिसंबर 2006 तक। अब एक जानकारी और देता हूं, हालांकि ये जानकारी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। तो आईएसबीएन जो है ये 13 अंकों का हो गया था 2005 में। लेकिन एक तरह से पूरी तरह निर्धारित नहीं हो पाया। निर्धारित कब हुआ था? लागू कब हुआ था? ये 2007 को, 1 जनवरी 2007 को इसको प्रॉपर लागू कर दिया गया कि भाई आईएसबीएन अब तो 13 अंकों का ही होगा। और 13 अंकों का जब इसको कर दिया तो इसको 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भागों में इस आईएसबीएन को बांट दिया गया। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 13 अंकों का आईएसबीएन जो है कितने भागों में बटा हुआ है, तो आपको आंसर देना होगा 5 भागों में आईएसबीएन को बांटा गया है। क्लियर है? चलिए अगला इसी में देखो कि ये जो है, अब हम बात करते हैं भारत की। यहां तक सबकी बात हो गई। अब हम भारत में भी आईएसबीएन का एक बार क्या देख लेते हैं? भारत में भी आईएसबीएन की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो भारत में आईएसबीएन की जो शुरुआत है वो 1985 से हुई थी। 1985 से भारत में आईएसबीएन की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत करने वाले कौन थे? ये थे RRRLF नाम की एक संस्था, जिसको राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहा जाता है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1972 में इसकी स्थापना के साथ साथ कलकत्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं किसकी? भारत में ये RRRLF के द्वारा ये शुरू तो कर दिया गया कब? 1985 में। और 1985 से लेके 2010 तक साथियों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में ही रहा। क्यों? क्योंकि RRRLF का
हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन डिसाइड किया गया कि भाई इस आईएसबीएन के हेडक्वार्टर को अपन क्या करते हैं, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो दिल्ली ट्रांसफर करने का जो काम है वो 2011 में इसको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। 2011 में इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली में इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपसे कोई पूछे कि ट्रिपल आर लैब जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो आईएसबीएन की जो एजेंसी है, याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रिपल आर एल राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन या राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एजेंसी, तो जो एजेंसी है वो 2011 में कहां पे, दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि आईएसबीएन कहां से प्रकाशित हो रहा है, तो वो दिल्ली से हो रहा है, 2011 से हो रहा है। यहां तक आपके क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक तरह से इसकी हिस्टोरिकल बात। अब हिस्टोरिकल बात के साथ साथ में मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। देखो, अपनी कौन थी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। 2016 की बात है। कब की बात है, 2016 की बात है। और 2016 में इसका ऑनलाइन पोर्टल, क्या ऑनलाइन इसका पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल इसका स्टार्ट कर दिया गया, किसका, आईएसबीएन का। किसके द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा। याद रखना, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक तरह से इसकी हिस्टोरिकल बात हो गई। और हिस्टोरिकल बात होने के साथ साथ अब जो होगा वो इसका क्या होगा, इसका परफॉर्म किस तरीके से बना हुआ है। आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि ये जो आईएसबीएन है, इस आईएसबीएन को कितने भागों में, 1 2 3 4 5, कितने अंकों का है, 13 अंकों का है। याद रखना, कितने अंकों का, 13 अंकों का। भाग कितने हैं, 5 भाग हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पांचों भागों की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखिए, ये जो है 1978, याद रखना, एक सबसे पहला इसका भाग होता है जिसको बोलते हैं प्रेफिक्स। पहला भाग कौन सा होता है, प्रेफिक्स, जिसमें यूरोपियन आर्टिकल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर होते हैं, प्रेफिक्स इसको कहा जाता है। तो इसका जो है 1978 और 1980 79 इसको नंबर दिया जाता है। 1978 और 1979 ये फिक्स है। ये ही नंबर सबसे पहले आईएसबीएन में आपको देखने को मिलेगा। चाहे कोई सी भी बुक आप उठा के देख लीजिएगा, सारी बुकों में आपको आईएसबीएन की जो शुरुआत होगी वो इन 2 अंकों में से किसी एक अंक के द्वारा की गई होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है आपके। इसमें पहला जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और उसमें एंट्री किसकी होती है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर की उसमें एंट्री की जाती है। पहला हो गया क्लियर। ये 2-3 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, ये फिक्स है, याद रखना, ये 3 अंकों का फिक्स है। अगला है इसमें कौन सा, दूसरा। और दूसरे का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप। और रजिस्ट्रेशन जो ग्रुप है वो 2 अंकों का होता है, ये भी फिक्स है। याद रखना, ये भी फिक्स है। और ये फिक्स जो है इसमें सिर्फ कितना, 93 और अपना 81, इन दोनों के बीच की संख्या दी जाती है। तो ये भी फिक्स है। नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि 81 से 93 ये कौन सा भाग है, तो दूसरे नंबर का भाग है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपका जो पहला प्रीफिक्स होता है जिसमें यूरोपियन आर्टिकल नंबर दिया हुआ होता है वो कौन से अंक होते हैं, तो 1978 और 1980 और 79 ये 2 अंक होते हैं। और 3 इनके क्या होते हैं, अंक होते हैं, 1 2 3। क्लियर है, यहां तक 2 भागों को क्लियर कर लिया। तीसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा है, रेगिस्ट्रेंट। याद रखना, ये रजिस्ट्रेशन है, ये रेगिस्ट्रेंट है। तो ये रेगिस्ट्रेंट जो होता है, इस रेगिस्टेंस की अपन कहानी सुने तो इसमें देखो, इसमें ये चीज फिक्स नहीं होती, इसकी लेंथ होती है। और लेंथ इसकी जो होती है वो 5 अंक तक की होती है। कितने अंक तक की होती है, 5 अंक तक की होती है। तो देखो, ये जो है, ये रेगिस्ट्रेशन जो होता है इसकी लेंथ होती है और इसकी लेंथ 5 अंक तक की होती है। फिर अगला है पब्लिकेशन एलिमेंट। कौन सा, पब्लिकेशन एलिमेंट। और पब्लिकेशन एलिमेंट जो होता है, ये पब्लिकेशन एलिमेंट इस तरीके से इसका लिखा जाता है। ये 2 चीजें फिक्स नहीं होती हैं, ये भी फिक्स नहीं होता है, बाकी ये दोनों चीज फिक्स होती हैं। फिर उसके बाद में अंतिम जो होता है उसको चेक डिजिट कहा जाता है, जो 1 से लेकर 9 की संख्या के बीच में होता है। तो ये 5 भाग होते हैं, किसके, 13 अंकों के। आईएसबीएन में जो 13 अंक होते हैं, उन 13 अंकों के ये 5 भाग होते हैं। क्लियर है यहां तक।
मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं और बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में ये आ भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आईएसबीएन जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं एक ही बार में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्लियर हो सकता है। देखो 5 का नहीं 7 का होता है। हाँ, एक बार दोबारा से सुन लो, ये जो होता है ये 5 अंक का होता है, ये 7 अंक का होता है और ये 6 अंक का होता है। मतलब इनकी लंबाई की बात चल रही है। लंबाई का मतलब कि 6 अंक तक इसमें अंक आ सकते हैं, 7 अंक तक इसमें अंक आ सकते हैं और 5 अंक तक इसमें अंक आ सकते हैं। और ये जो है चेक डिजिट हमेशा 1 नंबर की रहती है, जो 1 से लेकर 9 तक का होता है, और ये जो है ये 3 अंक का फिक्स होता है। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा हो गया? प्रीफिक्स। दूसरा भाग कौन सा हो गया? रजिस्ट्रेशन ग्रुप। तीसरा रेगिस्ट्रेंट और चौथा पब्लिकेशन एलिमेंट, और पांचवा जो होगा वो कौन सा होगा? चेक डिजिट होगा। पांचवा जो होगा वो कौन सा होगा? चेक डिजिट होगा। तो इस तरीके से इन पांचों की भागों की हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आईएसबीएन का एक तरह से हम लोगों ने ब्रीफ में इसको पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिवों की। तो ऑब्जेक्टिव जो है, इसके एक एक ऑब्जेक्टिव को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा की सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में ये हमारी किताब है, लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए आई थी। और अगला जो प्रश्न है आईएसबीएन और आईएसएसएन। अब मैं थोड़ा सा आपको आईएसएसएन के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि जब टॉपिक चल ही रहा है तो इसके लगे हाथ इस आईएसएसएन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा आईएसबीएन होता है किताबों को लेके, ऐसे हमारा ये जो आईएसएसएन होता है ये सीरियल्स को लेके होता है। तो इसका नाम ही क्या है? इसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और ये जो होता है ये 8 अंकों का होता है। 8 अंकों का होने के साथ साथ इसका जो है प्रकाशन कर रहा है निस्पर। पहले इसका प्रकाशन निस्केयर के द्वारा किया जाता था, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2021 में इस निस्केयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? निस्पर कर दिया गया है। और निस्पर कर दिया गया है, इसी कारण से आज इसका जो प्रकाशन है वो निस्पर कर रहा है। कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का। किसके लिए होता है? सीरियल्स के लिए होता है। किसके लिए? सीरियल के लिए होता है, याद रखना। अब पूछा क्या है कि आईएसबीएन किसके लिए है और आईएसएसएन किसके लिए है? दोनों मानक आपसे पूछे गए हैं। तो देखो आईएसबीएन किताबों के लिए होता है और आईएसएसएन जो है सीरियल्स के लिए होता है। ये देखो उल्टा भी कर रखा है, लेकिन ये सीरियल्स के लिए नहीं होता है, ये किताबों के लिए नहीं होता है। किताबों के लिए आपका ये होता है और सीरियल्स के लिए ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये टॉपिक जो है, इसकी सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रहा हूं। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। आप देखो यूआरएन किसका उदाहरण है? तो ये जो यूआरएन जो होता है ना, ये यूआरएन किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण भी आईएसबीएन का ही है। किसका उदाहरण है? आईएसबीएन का ही ये उदाहरण है। अब देखो आईएसबीएन में दूसरा भाग किससे संबंधित है? मैंने आप लोगों को 5 भागों के नाम बताए। आप लोगों को पता होगा कि ये जो भाग होता है ये कौन सा भाग होता है? 5वें नंबर का भाग होता है। चेक डिजिट होती है, और चेक डिजिट जो होती है 1 से लेकर 9 अंकों तक इस चेक डिजिट को लिखा जाता है। यहां तक क्लियर किया था। दूसरा आपसे पूछा गया है कि इसका दूसरा भाग क्या है? तो देखो दूसरा भाग जो होता है वो ज्योग्राफिकल पहचान करता होता है। ठीक है ना? तो ये किसके लिए होता है? ज्योग्राफिकल के लिए होता है। ठीक है ना? और तीसरा भाग जो होता है वो किसके लिए होता है? शीर्षक के लिए होता है। और चौथा भाग जो होता है वो किसके लिए होता है? पब्लिशर के लिए होता है, प्रकाशक के लिए होता है। पहला एक तो पब्लिशर और एक पब्लिकेशन है ना। जो अपना तीसरा जो होगा वो पब्लिशर का होगा और चौथा जो होगा वो पब्लिकेशन के लिए होगा। ये आप लोगों को याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 13 अंकों का जो आईएसबीएन है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो 13 अंकों का, तो 13 अंकों का हुआ था तो 10 अंकों का था पहले, है ना। 10 अंकों का हुआ करता था पहले, और 10 अंकों का हुआ करता था तब इसके 4 भाग हुआ करते थे। आप लोगों को खूब अच्छे से मैंने बताया था। लेकिन 13 अंकों का हो गया, और 13 अंकों का होने के साथ साथ ये कितने 5 भाग इसके हो गए। कितने भाग हो गए? 5 भाग इसके हो गए हैं। और 5 भाग हुए थे कब? और 13 अंकों का हुआ था कब? तब आपको पता है कि 1 जनवरी
1 जनवरी 2007 से ये क्या हो गया था, 13 अंकों का हो गया था। क्लियर है? चलिए अब है अगला, आईएसबीएन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है साथियों। याद रखना ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा जो है ये सही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए कि पुस्तक में प्रत्येक संस्करण का एक अद्वितीय आईएसबीएन जो है होना चाहिए। दूसरा है, एक पुस्तक के पेपर बैग तथा हार्ड बाउंड संस्करणों का आईएसबीएन अलग अलग होता है। अगला है, 13 अंकों वाला जो आईएसबीएन है वो 1 जनवरी 2005, पकड़ लो यही, और 5 में नहीं था, वो 2000 कितने में था, 7 में था। तो ये इसका क्या होगा, गलत है, तो गलत ही सही है। तो आईएसबीएन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां तक का ये जो प्रश्न था, तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। और आपके ये सारे की सारे सही हैं, क्योंकि आईएसबीएन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आईएसबीएन जो प्रत्येक के लिए अलग अलग संस्करण के लिए अलग अलग ही होता है, प्रत्येक संस्करण का एक अद्वितीय आईएसबीएन होता है। फिर उसके बाद में अगला जो है, आईएसबीएन के तत्वों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब अगला प्रश्न है ये छठवां, है ना, इसको अलग प्रश्न पढ़ के चलेंगे अपन कि आईएसबीएन जो है ये तत्वों का सही क्रम करके चलें। तो कहने का मतलब इसमें आप देखिए कि 4 तत्व आपको दे रखे हैं, प्रकाशन का दे रखा है, पंजीकरण का दे रखा है, और सामूहिक तथ्यों का पंजीकरण और अपनी चेक डिजिट। तो आप लोगों को ज्यादा नहीं, देखो कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग क्या है, सिर्फ एक ही चीज हमसे आ जाए, उसी से हमारा पूरा प्रश्न जो है हल हो जाता है। तब आप लोगों को देखिए इसमें चेक डिजिट की बात चल रही है, तो चेक डिजिट आप लोगों को पता है सबसे लास्ट में होता है। तो ये आप देखिए चेक डिजिट को, तो सबसे लास्ट में चेक डिजिट है, तो सबसे पहले कौन सा है, दूसरे नंबर का अपना ये जो है सामूहिक तथ्यों का पंजीकरण जो होगा ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, पंजीकरण आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, प्रकाशन आएगा। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, चेक डिजिट आएगा। याद रखना इस तरीके से इनका क्रम में जमाने की बात कही गई है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी जो पांचों जो तत्व है, पांचों तत्वों का क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्रम जो है सबसे पहले उसके क्रम ही मैंने आपको बताए थे कि कैसे कैसे इसके क्रम होते हैं, और वो क्रम जो है आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला होता है प्रेफिक्स, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप, चौथा होता है रजिस्ट्रेंट, और पांचवा होता है पब्लिकेशन, चौथा होता है पब्लिकेशन, और पांचवा होता है चेक डिजिट। इस तरीके से इसके क्या है, इस तरीके से इनको बताया गया है। ठीक है साथियों, तो ये जो है आपको स्क्रीन पर पीछे जो दिख रहा है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो ये नाम सर्च करके, जिसका नाम है लिस्पीडिया, LISPedia, और इसी नाम से हमारी सारी किताबें चलती हैं, है ना। सारी किताबों का अपना अलग अलग टाइटल होता है, ऐसे ही हमारी किताबों का जितनी भी किताबें हैं, हमारी सारी किताबों का जो टाइटल है वो टाइटल आपको लिस्पीडिया के नाम से ही मिलेगा। और लिस्पीडिया जो टाइटल है उसी टाइटल के नाम पे ही हमने अपना टेलीग्राम चैनल जो है बना रखा है। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कैरियर क्लासेस जयपुर के नाम से आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसा ही आपको जो फ्री मटेरियल है वो सारा की सारा उस पर उपलब्ध हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो है अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन किसी चीज की लेनी है, आपको बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स लेना है जो आपको पता है कि 999 में ही हमारे यहाँ मिलता है, और उसके साथ में प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको कैसे मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। ठीक है ना, कैसे मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। आपका आपने जैसे ही कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद हमारे इन नंबरों पर आप अपना एड्रेस भेज दोगे, एड्रेस भेजने के बाद में आपके उस एड्रेस पर प्रैक्टिस सेटों को कोरियर करवा दिया जाता है। ऐसे ही हम राजस्थान में करते थे, राजस्थान में भी हमारे द्वारा यही चीज की जाती थी कि जो बंदा हमारे यहाँ कोर्स लेता था तो हम उसको किताब भी उसके घर तक ही पहुंचाते थे। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम कोर्स तो जो क्लासेस तो होती ही है, उसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी फ्री देते हैं, हम हमारी जो जिससे रिलेटेड जो किताब है उसको भी हम फ्री देते हैं, है ना। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है, तो आप ये भी इसका फायदा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोई ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है। अब देखो ISBN का जो प्रकाशन तत्व है इन दोनों को सेट करके चलिए। तो एक तो देखो, एक तो होता है परिवर्तित लंबाई,
कि मतलब जो लंबाई है वो परिवर्तित होती रहती है और कितने अंकों तक रहती है, वो 6 अंकों तक रहती है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाशन तत्व की। प्रकाशन जो तत्व है उसकी लंबाई 1 अंक से लेकर 6 अंक तक की होती है, मतलब 6 अंकों तक इसकी लंबाई होती है और ये परिवर्तित होती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक श्रृंखला के भीतर प्रकाशित पुस्तक मोनोग्राफ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब एक श्रृंखला के भीतर अगर पुस्तक प्रकाशित होती है तो उसको मोनोग्राफ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रकाशित पुस्तक और मोनोग्राफ, तो पुस्तक किसके लिए, आईएसबीएन के लिए, और मोनोग्राफ किसके लिए, आईएसएसएन के लिए। तो यहाँ पर बात चल रही है दोनों चीजों की, तो दोनों चीजों में पुस्तक भी है पहले और मोनोग्राफ भी है, तो यहाँ पर दोनों का ही ये राइट आंसर आपको होगा। यहाँ पर आईएसबीएन की राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी के तहत काम कर रही है। देखो शुरू में ये बात मैं बताना भूल गया था कि हमारी जो, आपको पता ही है कि जो हमारा RRRLF है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, वो किसके अंडर में काम करता है, वो आपको पता है कि किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है, लेकिन उसके माध्यम से एक एजेंसी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं RRRLF एजेंसी, जो कहां से, दिल्ली में चलती है और वहां से ही आईएसबीएन का प्रकाशन होता है। तो यहां पर पूछा क्या है कि आईएसबीएन की जो राजा राममोहन राय राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो किसके तहत काम कर रही है। तो आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मतलब MHRD के अंडर में वो काम कर रही है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उसका राइट आंसर 1 होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इन इंडिया आईएसबीएन इज प्रोवाइड, मतलब इंडिया में जो आईएसबीएन जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो क्या कॉस्ट लेता है, क्या कुछ 10 रुपए लेता है कि 50 रुपए लेता है कि भाई 100 रुपए लेता है कि फ्री में मिलता है हमको। तो आप लोगों को पता होगा कि वो फ्री में ही हम लोगों को मिलता है। जैसे मेरी किताबें जो चलती हैं, हम उन किताबों में क्या है कि आईएसबीएन नंबर के लिए राजा राममोहन राय की साइट पे जाते हैं, अपना आईएसबीएन का अपना टाइटल वगैरह, नाम, ऑथर का, ये सब चीज डाल के डिटेल, उसके बाद हम जब आईएसबीएन नंबर लेते हैं तब हमारा 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सारे की सारे जो प्रश्न है पिछले वर्षों में जो है वो पेपर, लाइब्रेरियन के जो पेपर हुए हैं उन सारी की वर्षों में ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपको ये स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। एक नए आईएसबीएन नंबर के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक केसेज की पहचान करें, मतलब अगर आपको नया एक अनुप्रयोग, नया एक आईएसबीएन नंबर लेना है तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना होगा, है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखो, प्रकाशन के माध्यम में परिवर्तित, बिल्कुल, लेकिन प्रकाशक में परिवर्तित नहीं कर सकते। देखो उसके माध्यम में तो परिवर्तित कर सकते हैं, अगर हमने एक बार पहले कर रखा है और दोबारा हम उसका प्रकाशन में परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो दोबारा से ही रजिस्ट्रेशन हम लोगों को कराना पड़ेगा। फिर उसकी प्रकाशन की आवृत्ति में परिवर्तन, मतलब प्रकाशक जो है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं क्या, तो देखो आवृत्ति जो होगी, फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी में भी एक तरह से हम परिवर्तन क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आपकी द्विमासिक है तो वो द्विमासिक ही रहेगी, त्रिमासिक उसको नहीं कर सकते। कोई भी किताब हो, चाहे अपन कह सकते हैं कि ये आईएसएसएन, कोई भी देखो आईएसएसएन नंबर जो होगा ये आपको सीरियल्स के लिए दिया जाता है। आईएसएसएन की बात चल रही है तो आईएसएसएन में प्रकाशन के माध्यम में परिवर्तित क्या कर सकते हैं, चलो कर लेंगे एक बार को, है ना, लेकिन अपन प्रकाशक में परिवर्तित नहीं कर सकते, प्रकाशन की आवृत्ति में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, उसका टाइटल हम लोग बदल सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा 3। अगला है, कौन सा आईएसबीएन तथ्य किसी प्रकाशन विवरण को अभी निर्धारित करता है। प्रकाशन विवरण की बात चल रही है तो देखो यहां पूछा किसके लिए है, आईएसबीएन के लिए। आईएसबीएन तत्व ऐसा कौन सा है जो प्रकाशन विवरण को अभी निर्धारित करता है। तो प्रकाशन के विवरण को अगर अभी निर्धारित करने का जो काम करता है वो रजिस्ट्रेशन तत्व करता है। आपको पता है कि वो कौन सा तत्व करता है, रजिस्ट्रेशन तत्व करता है ना। रजिस्ट्रेशन तत्व के द्वारा इस क्या प्रकाशन विवरण को अभी निर्धारित किया जाता है। अगला है, 1 जनवरी 2007 से क्या हुआ था, आईएसबीएन कितने अंकों का हो गया। तब मैंने आपको बताया था कि आईएसबीएन जो है 13 अंकों का हो गया, जिसको 5 भागों में बांटा गया, जिसको कितने, 5 भागों में जिसको बांटा गया है, वो यहाँ बात हो रही है। तो 1 जनवरी 2007 से आईएसबीएन को कितने
5 भागों में बांटा गया है। 13 अंकों का ये हुआ करता था। क्लियर है? चलिए, आईएसबीएन नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशन को दर्शाता है? तो जो किताब का जो प्रकाशक है, उसका जो पब्लिशर है, उसको कौन सा भाग दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये चीज मैंने आपको सबसे पहले भी बता दी थी कि कौन सा ऐसा भाग था, तो आपको पता होगा कि वो तीसरा भाग हुआ करता था। यहां पर बात किसकी चल रही है? प्रकाशक की। देखो, प्रकाशक और अपना पब्लिशर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। पब्लिशर और पब्लिकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो है तीसरे अंक से संबंधित, तीसरे भाग से संबंधित है। यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो एक पुस्तक को दी जाती है, क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? आईएसबीएन ही कहलाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ही कहलाती है। और मैंने आप लोगों को ये सबसे पहले ही बताया था कि एक पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय रूप में पहचान दिलाने वाला कोई है तो वो कौन सी होता है? वो आईएसबीएन ही होता है, याद रखना। अब है आईएसबीएन का प्रत्यय तत्व अंकों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रेफिक्स जो होता है, प्रत्यय तत्व जो होता है, उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है आंसर आप लोग भी इसका बता सकते हो कि कितने तत्वों की संख्या होती है। तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि इसमें 3 अंकों की होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 978 और 979 जो है ये इसमें 2 अंक होते हैं और इन अंकों का ही ये बनता है प्रत्यय तत्व। और ये जो होता है 3 अंकों का, 3 शब्दों का होता है 978। चलिए, आप अगला प्रश्न देख लीजिए तब तक। देखो, इसका उत्तर आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि किस वर्ष में आईएसबीएन जो है 10 अंकों से कितने अंकों का? 13 अंकों का हो गया था। बहुत अच्छे से पता है कि जनवरी 2007 में इसको 10 अंकों से 13 अंकों का कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 अंकीय आईएसबीएन संख्या में कितने भाग होते हैं? तो आपको खूब अच्छे से पता है कि जो 13 अंकों का आईएसबीएन होता है वो 5 भागों में बटा होता है। 10 अंकों का जो आईएसबीएन हुआ करता था वो 4 भागों में बटा हुआ करता था। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है 13 अंकीय आईएसबीएन संख्या में कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, अंकीय आईएसबीएन के 5 भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पर आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, आपको खूब अच्छे से पता है कि जो प्रेफिक्स डिजिट होती है सबसे पहली डिजिट होती है, सबसे पहली डिजिट होती है। तो पहला पहला किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, चलो यहां तक नहीं बनी बात हमारी। दूसरा क्या होता है? एक तो होता है पब्लिशर और एक होता है ग्रुप ऑफ कंट्री आइडेंटिटी का डिजिट, एक होता है टाइटल और एक होती है चेक डिजिट। और चेक डिजिट के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले बता दिया था। तो देखो, ये तो होता है इसमें 1 नंबर पर। दूसरा होता है ग्रुप ऑफ कंट्री, मतलब उसमें एक तरह से जो एरिया के लिए, ज्योग्राफिकल डिवाइस के लिए दूसरा ये होता है इसमें। क्लियर है। तीसरा जो होगा वो पब्लिशर के लिए होगा। किसके लिए होगा? ये पब्लिशर के लिए होगा। और चौथा जो होगा ये टाइटल के लिए होगा। और 5वें का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 5वां जो होता है हमेशा चेक डिजिट होता है। पहला जो होता है वो प्रीफिक्स डिजिट होता है, दूसरा जो होता है ग्रुप ऑफ कंट्री आइडेंटिफायर डिजिट होता है, और चौथा जो होता है, तीसरा जो होता है वो पब्लिशर के लिए होता है, चौथा टाइटल के लिए होता है और 5वां चेक डिजिट होती है। तो इस तरीके से जो मैच कर रहा है वो आपका 1 नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार को आपको ये प्रश्न जो है कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग जब 5 को क्रम से याद कर लोगे तो आपको ये कठिन प्रश्न ही बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में कि आईएसबीएन भारत में कौन कौन सी एजेंसी जो है आवंटित कर रही है। तो कहने का मतलब भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो आईएसबीएन का आवंटन करने का काम कर रही है। तो ऐसी एजेंसी तो RRR की जो एजेंसी है वही कर रही है। तो देखते हैं इसमें राजा राममोहन राय राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र, बिल्कुल नहीं, है ना। अगला है राजा राममोहन राय राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र, दूसरा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया,
बिल्कुल नहीं कर रही। फिर अगला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, बिल्कुल नहीं कर रही। और चौथा जो है फ्रीडम, मतलब भारत का जो प्रकाशन संघ है उसके द्वारा किया जा रहा है क्या, नहीं किया जा रहा। तो क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि ये जो काम है वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो एजुकेशन रिसोर्स सेंटर है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। आईएसबीएन का पहला ब्लॉक जो है प्रीफिक्स जो होता है वो प्रीफिक्स होता है जो किसके लिए होता है, वो लेखक के लिए होता है या ज्योग्राफिकल के लिए होता है या टाइटल के लिए होता है या पब्लिशर के लिए होता है। और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न घुमा के आप लोगों से पूछा है, तो घुमा के आप लोगों से पूछा है तो एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है तो वो भौगोलिक पहचानकर्ता के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसका जो पहला ब्लॉक होता है हालांकि होता प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स, प्रेफिक्स तब प्रत्यय तत्व, प्रत्यय तत्व ये पहला होता है, याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वर्तमान में आईएसबीएन में कितने संख्या हैं, तो आपको खूब अच्छे से पता है कि वो 13 संख्या हैं। अगला है आईएसबीएन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है और फुल फॉर्म जो है आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि इंडियन देख के, आप इंडियन देख के सही मत कर देना, आपको इंटरनेशनल पकड़ना है क्योंकि आज इंटरनेशनल रूप में आईएसबीएन प्रदान किया जाता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के रूप में ये 4 जो इसका उत्तर है ये इसका उत्तर सही है ना। चौथा जो उत्तर है इसका सही है। अगला है इसी उसमें कि 7 अप्रैल 2016 को आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया था। तो 7 अप्रैल 2016 को आईएसबीएन का जो ऑनलाइन पोर्टल है किसने लॉन्च किया था, ये आपसे पूछा गया है। और ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7 अप्रैल 2016 को आईएसबीएन जो है, आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था स्मृति ईरानी के द्वारा। तो ये नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के पढ़ने के लायक है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना। क्लियर है। चलिए आगे इसमें दिया गया है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है साथियों दिल्ली में। कलकत्ता जो है आप भूल के भी मत करना क्योंकि कलकत्ता तो 2010 तक रहा था, फिर उसके बाद में 2011 से कहाँ हो गई, ये दिल्ली में हो गया। तो इसलिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है ये कहां पर, दिल्ली में है, याद रखना। क्लियर है। चलिए आगे का प्रश्न है इसी में कि रमेश पोखरियाल, इसका एक निशांक है, ये निशांक है, निशांक, निशांक। तो रमेश पोखरियाल का जो निशांक है वो 7 अप्रैल 2016 को क्या लॉन्च किया गया था, तो वो क्या लॉन्च किया था ऑनलाइन जो है आईएसबीएन का ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके द्वारा, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। स्मृति ईरानी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था लेकिन ये निशांक के माध्यम से इसको किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या जो इस तरीके से है, इसके पहले 3 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये करते हैं यूरोपियन ऑथर नेम, यूरोपियन एसोसिएशन नेम, इंटरनेशनल, तो ये यूरोपियन लेखक का नाम, जो यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है ना, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, वही ये चीज कही गई है। तो ये जो है यूरोपियन आर्टिकल नंबर होते हैं कौन से, 978 और 979, ठीक है, 978 और 979। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित मामलों में से किसमें से एक आईएसएसएन का प्रार्थना पत्र आवश्यक है। तो ये जो प्रश्न है आईएसएसएन की ओर चला गया है। तो अब से जो प्रश्न होंगे वो 5-7 जो प्रश्न है वो आईएसएसएन के होंगे। आईएसएसएन के बारे में पहले चर्चा कर ली थी लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूं कि आईएसएसएन ये सीरियल्स के लिए होता है जो 8 अंकों का होता है। इसको 4 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, और सॉरी 4 भागों में नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो है 8 अंकों का होता है। 8 अंकों का होने के साथ साथ ये किसके लिए, सीरियल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, सीरियल्स के लिए होता है। तो इसमें पूछा गया है कि आईएसएसएन का जो प्रार्थना पत्र है वो किसके लिए आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है प्रकाशक माध्यम और उसकी आख्या में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। याद रखना, प्रकाशन माध्यम और उसकी आख्या मतलब टाइटल में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। अगला है आईएसएसएन, इसको आईएसएसएन कर लेना। आईएसएसएन जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है पुराने पेपर का पुराना प्रश्न है, तो उसमें निष्क्रिय आपको दिया गया था, तो उस समय पर यह आंसर सही था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अब, तो ये आपका निष्पर, ये आपका
आंसर होना चाहिए निस्पर, ठीक है ना। तो भारत में ISSN जो है निस्कियर, जो वर्तमान में निस्पर के नाम से जाना जाता है। फिर ISSN में कितने अंक होते हैं, तो 8 अंक इस ISSN में होते हैं। ये भी आपका उत्तर है। भारत में ISSN का कार्य किस राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपा गया है, तो वही बात कही गई है, इस निस्कियर को निस्पर को सौंपा गया है, याद रखना। ISSN का अर्थ क्या होता है, इस अर्थ का मतलब है इसकी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये रहा सीरियल नंबर, इसकी क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो ये जो टॉपिक है आपका ISBN का और ISSN का, ये दोनों की दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाए हैं, विथ ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, और हमारी किताब जो है उस किताब से लेके ही ये आप लोगों के लिए करवाए हैं। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो ISBN का टॉपिक है, इस टॉपिक से सारे प्रश्नों का हल आप लोगों को करके मैंने दे दिया है। पहले थ्योरी मैंने आपको बताई थी और उसके बाद में मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। तो आपका जो है ISBN से प्रश्न बिल्कुल कहीं से भी कैसे भी गलत नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। बस आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, पूरी तरह, अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है साथियों। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है क्लास अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ताकि आपके बिल्कुल चीजें जो है माइंड में सेट हो जाएं, ठीक है साथियों। थैंक यू।